साथियों नमस्कार। मैं फिर से एक बार हाजिर हूँ आप सबके सामने एक नया टॉपिक पॉलिटिकल साइंस का नीति निदेशक तत्व को लेकर। नीति निदेशक तत्व होते क्या हैं, इनका अर्थ क्या है, ये संविधान में क्यों जोड़े गए हैं, इन सब को अपन देखेंगे। तो अपने को देखने से संविधान निर्माता जो थे उनकी वास्तव में मंशा क्या थी, वो क्या चाहते थे, वो इस टॉपिक को देखने से अपने को मोटा मोटा अंदाजा हो जाता है कि अपना संविधान जो निर्माण किया था संविधान निर्माताओं ने, उनके वास्तव में मंशा क्या थी, उनके उद्देश्य क्या थे, वो संविधान का निर्माण क्यों करना चाहते थे। और संविधान का निर्माण आप सबको पता है इसलिए किया गया है कि शासन इस प्रकार से चल सके कि यहाँ हर नागरिक को अपने अधिकार प्राप्त हो, हर नागरिक का कल्याण हो, एक ऐसे राज्य की स्थापना हो जो राज्य कल्याणकारी हो मानवों के लिए और अन्य प्राणियों के लिए भी। जो चीज़ें हैं वो इसमें दी गई है नीति निदेशक तत्व। देखिए साथियों, अपने इससे पहले जो टॉपिक पर बात करी थी वो टॉपिक था मौलिक अधिकार। BN राव सलाहकार थे संविधान सभा के और BN राव ने ही प्रारूप तैयार किया था। उस प्रारूप पे काम किया था किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने विश्लेषण उसका किया था और उसकी समीक्षा करी थी कि ये प्रारूप जो BN राव के द्वारा बनाया गया है ये सही है या नहीं है, और अगर कहीं कुछ खामियां हैं तो उनको कंप्लीट करने का काम भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। तो BN राव ने एक चीज कही थी, BN राव। साथियों मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि जब वीडियो को आप देखना शुरू कर रहे हैं तो अंत तक देखिएगा। मैं विद गारंटी आपको कह सकता हूँ कि नीति निदेशक तत्वों को लेके आपकी नॉलेज वास्तव में थोड़ी गहरी होगी, और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, ऐसा मेरा आपसे अपेक्षा है। BN राव ने मौलिक अधिकारों को दो भागों में बांटने के लिए कहा था, और वो कहा था एक तो न्यायोचित और एक गैर न्यायोचित। गैर न्यायोचित और न्यायोचित में क्या अंतर है? तो मैंने मौलिक अधिकारों में आपको बताया था कि जो अधिकार न्यायालय द्वारा प्राप्त किए जा सके, यानी कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से आपको प्रदान नहीं किए जा रहे हैं तो आप न्यायालय में शरण ले सकते हैं। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के तहत, संविधानों के उपचारों का अधिकार के तहत एक फैसिलिटी दी गई है कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करेगा और उन रिट के माध्यम से वो अधिकार आपको प्राप्त होंगे ही होंगे। यह है न्यायोचित। गैर न्यायोचित, देखिए अपना जब देश आज़ाद हुआ था तो उस टाइम देश की आर्थिक परिस्थितियां ऐसी थी कि देश सारी सुविधाएं सभी नागरिकों के लिए नहीं कर सकता था। तो एक तो आर्थिक परिस्थितियों के कारण, और दूसरा कारण ये था कि अपना देश सामाजिक रूप से इस तरह से पिछड़ा हुआ था कि यहाँ सामाजिक भेदभाव बहुत ज़्यादा था जिसको मिटाना बहुत आसान नहीं था। तीसरी चीज़ कि इनमें इतनी सारी चीज़ें हैं कि गवर्नमेंट के लिए ये तय कर पाना कि कौन सी को पहले दिया जाए, कौन सी को बाद में दिया जाए, कौन से स्थान पे कौन सी ठीक रहेगी, ये सब चीज़ें तय कर पाना ये मुमकिन नहीं था। इसलिए इनको गैर न्यायोचित रख दिया गया। पहला कारण आप सबको पता है कि देश की आर्थिक परिस्थितियां ठीक नहीं थी। दूसरा कारण आप सबको पता है कि सामाजिक पिछड़ापन या सामाजिक असंतुलन बहुत ज़्यादा था। और तीसरी चीज़ आप ये देखेंगे कि इनमें जो चीज़ें दी गई है उस समय के अनुसार, स्थान के अनुसार कौन सी कहाँ पे ठीक रहेगी, ये स्वतंत्र रहे और संसद अपने हिसाब से निर्णय ले सके, न्यायालय अपने हिसाब से निर्णय ले सके और उस आधार पे फिर लागू की जा सके। इसलिए इनको कैसे गैर न्यायोचित छोड़ दिया गया कि इनमें चीज़ें तो दी गई हैं, राज्य को कहा गया है कि आप ये जो इसमें चीज़ें दी गई है नीति निदेशक तत्वों में, यानी कि जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकारों के 2 प्रकार बताए थे BN राव ने। तो इसमें जो गैर न्यायोचित थे इसमें कहा था कि आपको देना तो है ये, लेकिन राज्य की परिस्थिति जब जैसी राज्य को उचित लगे परिस्थिति के अनुसार फिर आपको प्रदान करना ही करना है। कोई नियम बनाना है तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। परंतु किसी कारणवश राज्य नहीं दे पा रहा है तो आप न्यायालय की शरण नहीं ले सकते, अनुच्छेद 32 के तहत न्यायालय में नहीं जा सकते और फिर उनके लिए न्यायालय रिट जारी नहीं कर सकता। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, राज्य के ऊपर निर्भर है ये सब कि वो आपको दे सकेगा कि नहीं दे सकेगा। तो BN राव ने एक चीज कही थी, क्या कही थी कि नीति निदेशक BN राव ने कहा था कि मौलिक अधिकारों के 2 प्रकार कर दीजिए, एक न्यायोचित और दूसरे गैर न्यायोचित। लेकिन साथियों आप सबको पता है कि यहाँ न्यायोचित जो मौलिक अधिकार अपन भाग 3 में पढ़ते हैं, लेकिन भाग 4 में इनको गैर न्यायोचित मौलिक अधिकार के नाम से नहीं दे करके और इनका नाम दे दिया नीति निदेशक तत्व।
तो मोटी मोटी जानकारी तो ये हो गई कि नीति निदेशक तत्व एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए हैं, जो कि नागरिकों को वे सब चीज़ें और राज्य को वो सब चीज़ें प्रदान करने का प्रयास करेगा जिससे एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके। अब ये अपन देखेंगे कि इसकी विशेषताएं क्या है, नीति निदेशक तत्वों की विशेषताएं क्या है। दूसरी चीज क्या देखेंगे, एक तो इसकी विशेषताएं देख लेंगे, इससे संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं ये चीजें देखेंगे, संबंधित अनुच्छेद। तीसरी चीज अपन ये देखेंगे कि इन अनुच्छेदों का वर्गीकरण किया गया है 3 प्रकार से। कैसे, एक जो समाजवाद से संबंधित है, दूसरे क्या जो गांधीवाद से संबंधित है यानी कि गांधीवादी विचारों से प्रभावित है, और तीसरे प्रकार के हैं जो थोड़े उदारवादी हैं, जो विचार जो उदारवादी हैं। इन तीनों भागों में बांट के पढ़ेंगे तो ये भी देख लेंगे वर्गीकरण। मतलब ये कि एक बार तो अपन जितने भी अनुच्छेद हैं उनको एक साथ देख लेंगे, फिर इनका वर्गीकरण कर लेंगे, और वर्गीकरण के बाद में चौथी चीज जो अपन देखेंगे वो ये देखेंगे कि संबंधित अनुच्छेद हो गए, वर्गीकरण हो गया। इसके बाद में चौथी चीज क्या देखेंगे कि ये जो अनुच्छेद हैं इनमें नए अनुच्छेद बहुत सारे जोड़े गए हैं, आप देखोगे इनमें। तो जो नए अनुच्छेद हैं वो कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए हैं, नए अनुच्छेद संविधान संशोधन ये देखेंगे कि कौन कौन से, जैसे 39A है, 39A, 43A है, 43B है, 45 है, उसमें भी संशोधन हुआ है। इसके अलावा जैसे 48 है, ये सब संशोधन किए गए हैं। तो इनमें क्या जोड़ा गया है और नई चीज़ें क्या है, क्या चीज़ें जो हटा दी गई हैं, वो सब चीज़ें इसमें देखेंगे। तो अपन आज जो पढ़ेंगे चौथी चीज, पांचवी चीज़ क्या पढ़ेंगे दोस्तों, तो पांचवी चीज़ ये पढ़ेंगे कि कभी कभार क्या होता है, नीति निदेशक तत्वों को लागू करने के चक्कर में मौलिक अधिकारों का हनन हो जाता है। तो इन दोनों के आपस में टकराव रहते हैं, तो इन टकरावों में देखेंगे टकराव की स्थिति और उस पर कोर्ट के निर्णय, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय क्या रहे हैं कि किसको प्राथमिकता दी जाएगी, ये भी देखेंगे। छठी चीज़ दोस्तों क्या देखेंगे कि मौलिक अधिकारों में और नीति निदेशक तत्वों में अंतर देख लेंगे कि इन दोनों में अंतर क्या है, जिससे अपने को ये पता चल सके कि नीति निदेशक तत्व भाग 4 में क्यों जोड़े गए हैं जबकि मौलिक अधिकार भाग 3 में क्यों हैं, और इनमें क्या क्या अंतर है, वो सब चीज़ें आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगी। सबसे पहले अपन ध्यान देंगे विशेषताओं पर, इसके अलावा कुछ अन्य चीज़ें होंगी तो उनको अपन बाद में देख लेंगे। जैसे कुछ आलोचनाएं भी इसकी हुई है तो उस आलोचना क्या क्या हुई है वो आलोचना देख लेंगे। इसके अलावा जैसे कुछ लास्ट में अपन देख लेंगे कि इसकी उपयोगिता क्या है, कौन से कानून है जिनके तहत इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। जैसे बहुत सारे अधिनियम बनाए गए हैं, बहुत सारी योजनाएं चलाई गई हैं, बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो किसके तहत चलाए गए हैं, नीति निदेशक तत्वों के तहत चलाए गए हैं। जैसे मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जो योजना है, वो सामुदायिक विकास कार्यक्रम, बहुत सारी चीज़ें हैं जो नीति निदेशक तत्वों के उससे चलाई गई है। पहली चीज़ ये देखिए दोस्तों, इनका विशेषता में पहली चीज़ अपन ये देख लेंगे कि ये किस उद्देश्य को पूरा करते हैं। तो ये इसमें पहली विशेषता में कहा गया है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना लोक कल्याणकारी, कैसे राज्य की, ये राज्य की स्थापना करते हैं तो राज्य की स्थापना करेंगे, लेकिन राज्य कैसा होना चाहिए, लोक कल्याणकारी राज्य। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इनका प्राथमिक कर्तव्य है। तो कैसे कर राज्य साथियों 2 प्रकार का होता है, एक पुलिस राज्य और एक होता है जैसा कि मैंने कहा लोक कल्याणकारी राज्य। साथियों पुलिस राज्य और लोक कल्याणकारी राज्य में क्या अंतर है, तो इसको समझना हो तो थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए, कभी विस्तृत में बात करेंगे। अभी मैं शॉर्टली आपको बता देता हूं कि पुलिस राज्य वह राज्य होता है जो कानून व्यवस्था बनाए रखे, यानी कि कानून व्यवस्था बनाए रखे, बाहर से कोई आक्रमण हो रहा है तो उस आक्रमण को रोके। और तीसरी चीज़, जैसे कोई अपने को टैक्स वगैरह कलेक्ट करना है तो उनको कलेक्ट करे। क्या, बाहर से अगर कोई युद्ध वगैरह छिड़ गया है तो बाहर से कोई आक्रमण हो रहा है, उस आक्रमण को रोकना, अंदर देश के अंदर कानून व्यवस्था को बनाए रखना और टैक्स को कलेक्ट करना, ये क्या पुलिस राज्य। लेकिन साथियों इससे नागरिकों का कोई भला हो रहा है नहीं। जैसे कि पुलिस राज्य आप देखो अंग्रेज चला रहे थे देश में, उससे पहले जो अभी स्वतंत्रता से पहले अंग्रेज जो राज्य चला रहे थे वो कैसा राज्य था, पुलिस राज्य। लोक कल्याणकारी राज्य में क्या होता है, लोक कल्याणकारी राज्य में ये पुलिस वाली चीज़ें तो होती ही होती हैं, साथ ही साथ
नागरिकों के कल्याण हेतु, नागरिकों के कल्याण हेतु राज्य द्वारा विभिन्न नियम बनाए जाते हैं। राज्य द्वारा विभिन्न नियम बनाना और उनको वास्तव में लागू करना, जैसे वृद्धावस्था पेंशन है, प्रसूति सहायता का है, श्रमिकों के लिए अलग से अधिनियम बना के और श्रमिकों को उचित मजदूरी दिलवाना, उनको काम की उचित दशाएं प्रदान करवाना। इसके अलावा जैसे छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चों की शिक्षा का, और जैसे 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों का तो मैंने कहा 21A में ले जाएगा 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। फिर भी महिलाओं को, बच्चों को, बीमार व्यक्तियों को, वृद्धों को, विकलांग व्यक्तियों को, बेरोजगार व्यक्तियों को, इसके अलावा जैसे पर्यावरण का संरक्षण है और चीज़ें हैं, कुल मिला के ऐसा वातावरण तैयार करना जिसमें नागरिक को एक स्वर्ग का सा एहसास हो, ऐसे राज्य की स्थापना करना क्या है, ये इसकी मंशा है नीति निदेशक तत्वों की। और मैं आपको बता दूं, एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, पूर्व मुख्य न्यायाधीश MC छागला। MC छागला ने कहा था कि निदेशक तत्वों में जो 38 से 51 तक जो अनुच्छेद दिए गए हैं, जो चीजें दी गई हैं, अगर वे वास्तव में लागू हो जाए तो अपना जो राज्य है वो कैसा होगा, स्वर्ग से भी बढ़ के होगा, पृथ्वी पे स्वर्ग के समान दिखाई देगा। ये किसने कहा था? MC छागला ने कहा था। क्या कहा था? कि जो नीति निदेशक तत्वों में जो चीजें दी गई हैं, अगर वे वास्तव में धरातल पे उन पे काम हो और वे लागू हो जाएं पूर्ण रूप से, तो भारत एक स्वर्ग के समान दिखाई देगा, पृथ्वी पे एक अलग सा देश दिखाई देगा कि ऐसा देश वास्तव में कोई हो सकता है क्या। तो MC छागला ने ये बात कही थी, और ऐसी ही चीज़ लोक कल्याणकारी राज्य ऐसी ही कल्पना करता है। तो पुलिस राज्य और लोक कल्याणकारी राज्य में आपको पता चल गया होगा कि क्या अंतर है। तो पहली विशेषताओं में अपन इसका उद्देश्य क्या है ये पढ़ा। तो नीति निदेशक तत्वों की पहली मंशा क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। दूसरी बात क्या है? दूसरी विशेषता यह है कि दोस्तों, जैसे किसी व्यक्ति को अवसर की, किसी व्यक्ति को आय की, किसी व्यक्ति को प्रतिष्ठा की, किसी व्यक्ति को सुविधा की, आय की, अवसर की, प्रतिष्ठा की, सुविधाओं की असमानता से जूझना पड़ रहा हो, तो उस असमानता को खत्म करना ही ये नीति निदेशक तत्वों का काम है। किस चीज़ को खत्म करना? तो ये 4 चीज़ों पे बात ध्यान रखना आपको ध्यान रखना है। पहली चीज़ क्या? आय। आप ये बताइए कि एक व्यक्ति है, बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा है और उसके बहुत ज़्यादा इनकम होने के कारण समाज में आर्थिक विषमता, आर्थिक असमानता फैल रही है, तो इससे देश का विकास होगा क्या? नहीं होगा साथियों। तो आय की असमानता को रोकना। प्रतिष्ठा, एक व्यक्ति, प्रतिष्ठा अच्छी चीज़ है, लेकिन प्रतिष्ठा में असमानता अच्छी चीज़ नहीं है। एक व्यक्ति को बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा मिले और उसको ज़्यादा प्रतिष्ठा मिलने के कारण अन्य व्यक्तियों को नीचे देखना पड़े, ये कोई अच्छी बात है? नहीं। तो इसकी असमानता को समाप्त करना, प्रतिष्ठा की असमानता, आय, प्रतिष्ठा, अवसर। साथियों, जब एक जगह पे बहुत सारे लोग जी रहे हों तो न्यायोचित बात तो यही है कि अवसर सबको समान प्राप्त होने चाहिए। तो अवसरों की असमानता और सुविधाएं, ये नहीं हो कि एक व्यक्ति को तो बहुत ज़्यादा सुविधाएं प्रदान की जा रही है, दूसरे व्यक्ति को बहुत कम सुविधाएं प्रदान की जा रही है। तो इनकी असमानता को समाप्त करना, ये किसका काम है? नीति निदेशक तत्वों का। आप समझते चलिए कि भाग 4 क्यों बनाया गया है, मंशा क्या है। इनको नहीं समझेंगे तब तक आपको याद करने का कोई औचित्य नहीं है। याद करने की तो मैं आपको ट्रिक बता दूंगा और अच्छे से याद होंगे वो, आप भूलोगे ही नहीं कि 36 में क्या है, 37, 38, 39, 40 में क्या है, 41, 42, 43, एक एक करके अपन याद कर लेंगे। वो कोई बड़ी बात नहीं है। आप मूल उद्देश्य क्या है इस चीज़ का, इस बात को पहचानने का प्रयास कीजिए। साथियों, ये अंत तक हर किसी वैकेंसी में आपको एक तरह से रामबाण की तरह काम करेंगे, मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूँ। तीसरी चीज, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र। मैंने आपको प्रस्तावना में एक चीज बताया था, अगर पूछ ले कि नीति निदेशक तत्व, तो अपने देश में न्याय का जो कॉन्सेप्ट है मैंने आपको बताया था कहाँ से लिया गया है, रूस से। कितने प्रकार का न्याय? सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय।
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। लोकतंत्र कैसा होना चाहिए अपने यहाँ, तो लोकतंत्र में ये तीसरी चीज नहीं आएगी आपको, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। अगर आपसे पूछ ले कि नीति निदेशक तत्वों में कितने प्रकार के लोकतंत्र की बात की गई है, तो आप 2 प्रकार के लोकतंत्र, आर्थिक और सामाजिक और आर्थिक, सामाजिक और आर्थिक। साथियों, अगर पूछ ले कि कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, तो आपको बताना है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि अपने संविधान का उद्देश्य क्या है। तो पहली विशेषता में मैंने उद्देश्य ही बताए हैं कि उसके उद्देश्य ऐसे हैं। एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेगा। कैसे करेगा? आय की, प्रतिष्ठा की, अवसर की और सुविधाओं की असमानता को समाप्त करेगा, समाप्त करेगा। साथियों, न्याय दिलाएगा। समाज में पिछड़ापन है, बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत आज तक अभी भी बदतर जीवन जी रहे हैं, उनके साथ में सामाजिक शोषण होता है। और कई लोग ऐसे हैं जो सामाजिक भेदभाव के बहुत ज़्यादा शिकार हो रखे हैं। तो उस असमानता को समाप्त करने उनको न्याय दिलाएगा। कैसा? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय। एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा है और उसकी वजह से अन्य लोगों का नुकसान हो रहा है और आर्थिक विषमता, आर्थिक असमानता बहुत ज़्यादा फैल रही है, उसको समाप्त करेगा। ये न्याय है। राजनीतिक न्याय, बहुमत का सम्मान करना सिखाएगा। ये चीज। लोकतंत्र कैसा होगा? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की बात इसमें की गई है। तो यह आप सब चीजें समझ रहे होंगे कि नीति निदेशक तत्वों का मूल उद्देश्य क्या है। तो मूल उद्देश्य यह है साथियों। 38-39 में आपको यही चीज देखने को मिलेगी, 38 में भी और 39 में भी। याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। आप इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए, इनको समझना चाहेंगे, इनको समझ जाएंगे तो सब कुछ याद हो जाएगा। अनुच्छेद याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। चौथी चीज साथियों, महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। संविधान सभा से उनका कोई एक तरीके से वास्ता तो था, लेकिन वो संविधान सभा के कोई सदस्य नहीं थे। उसमें राय वगैरह उनकी इतनी कोई इंटरफेयर वगैरह नहीं था। फिर भी गांधीवादी विचारों का दर्शन कहाँ मिलेगा? तो गांधीवादी विचार, यानी कि गांधी जी क्या चाहते थे, गांधीवादी विचारों का दर्शन किसमें होगा? इसमें होगा। मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था आपको कि ये 3 प्रकार के हैं, समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी। उसमें गांधीवादी विचारों का भी आपको देखने को मिलेगा। 5वीं चीज दोस्तों, ये इतने अच्छे हैं, लागू हो जाएं तो धरती पे स्वर्ग जैसा दिखाई देगा भारत। ये MC छागला, पूर्व मुख्य न्यायाधीश, ने भी कहा है और देखने से भी लग रहा है कि अगर ये सारी चीज़ें, कि कोई गरीब कोई अमीर ऐसा नहीं हो, सबको बराबर साधन उपलब्ध करवाए जाए, सबकी इनकम बराबर हो, सभी के लिए सुविधाएं बराबर हो, सभी को अवसर बराबर मिले, प्रतिष्ठा सबको समान हो, ये सब चीज़ें हो तो कितना अच्छा लगेगा। लेकिन राज्य की कुछ व्यवस्थाएं हैं, कुछ कारण हैं, तभी तो राज्य नहीं लागू कर पा रहा होगा। और उसके कारण क्या है वो लास्ट में भी देखेंगे। मैंने शुरुआत में भी आपको बता दिए कि एक तो आर्थिक, दूसरा सामाजिक, ये कुछ कारण हैं, इस वजह से लागू नहीं कर पा रहा। लेकिन अब ये लागू नहीं हो पा रहे तो गैर न्यायोचित है, यानी कि न्यायालय के माध्यम से इनको लागू नहीं करवाया जा सकता, गैर न्यायोचित है कि ये प्राप्त नहीं। ये छठी चीज आप देखिए क्या है। छठी चीज ये है कि ये विधायिका जो कानून बनाती है, संसद और विधानमंडल, जो राज्यों में विधानमंडल और देश में संसद, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इन पे कानून बनाने का काम। कार्यपालिका जो कानून बन गए उनको लागू करने का काम। और इन दोनों ने ये कानून सही बनाया है नहीं बनाया, विधायिका ने ये देखना और कार्यपालिका ने उनको ठीक ढंग से लागू किया है कि नहीं किया, इस चीज को देखना। ये किसका काम है? न्यायपालिका को। ये तीनों को मार्गदर्शन देने वाले हैं। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को मार्गदर्शित करते हैं कि आपको क्या करना है। यही चीज है नीति निदेशक तत्व। जब विधायिका नियम बनाएगी तो उसको ध्यान में रखना है इन नीति निदेशक तत्वों को। ये बात कौन कहता है? 37 अनुच्छेद 37 कहता है। कार्यपालिका को भी ध्यान में रखना है, न्यायपालिका को ध्यान में रखना है। फिर ये न्याय इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो ये मार्गदर्शन कौन दे रहा है? ये नीति निदेशक तत्व ध्यान दे रहे हैं मार्गदर्शन। तो नियम बनेंगे, अधिनियम बनेंगे, प्रथाएं प्रचलित होंगी। वो कैसी होंगी? लोगों के कल्याण के लिए होंगे। तो ये सब चीज़ें इनकी विशेषताएं हैं। कुछ विशेषताएं जो बीच में आ जाएंगी तो मैं और लिखवा दूंगा। अभी अपन देखते हैं कि कौन से जगह पे इनको नीति निदेशक तत्वों को संविधान में जगह दी गई है। और एक चीज़ जो देखेंगे कि कौन से अनुच्छेद हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं।
फटाफट देख लीजिए मेरे साथ में एक बार, आज ये देखेंगे, इसके बाद में फिर उन पे चर्चा अगले टॉपिक में करेंगे। साथियों फटाफट याद हो जाएंगे। अब देखिए नीति निर्देशक तत्वों का पहला चीज जो अपन देखेंगे कौन सी में है, सॉरी भाग 4 में दिए गए हैं। जैसा कि मैंने कहा BN राव की मंशा थी कि 2 प्रकार के मौलिक अधिकार हो। पहला मौलिक अधिकार कैसा हो, जो न्यायोचित हो, जो न्यायालय के द्वारा प्राप्त किया जा सके अगर नहीं प्राप्त हो रहा हो। दूसरे कैसे हो, गैर न्यायोचित हो, लेकिन इनका नाम गैर न्यायोचित मौलिक अधिकार नहीं रख के क्या रख दिया, नीति निर्देशक तत्व। उससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूं साथियों आपको, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो स्रोत क्या है, आयरलैंड का संविधान। साथियों कई बार ये कहा जाता है कि आयरलैंड के संविधान से नहीं लिए गए हैं, या भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। तो भारत शासन क्यों, भारत शासन अधिनियम 1935 में ये थे क्या, बिल्कुल थे। 1935 में किस नाम से थे, निर्देशों के उपकरण, इस नाम से थे। तो फिर ये क्यों कहते हैं कि ये आयरलैंड से लिए गए थे। साथियों 1937 में 1937 में भारत शासन अधिनियम में शामिल किए गए थे। कहाँ से, आयरलैंड के संविधान से। तो अपन यही बोलेंगे कि ये मूल रूप से कहाँ से आए हैं, आयरलैंड के संविधान से। अगर पूछ ले कि आयरलैंड के संविधान में कहाँ से लिए गए थे, तो स्पेन से लिए गए थे। कहाँ से लिए गए थे, स्पेन से, स्पेन के संविधान से लिए गए थे। ये चीज़ आपको ध्यान रखने की है। पहली चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से लिए गए। डायरेक्ट लिए गए नहीं, पहले भारत शासन अधिनियम 1935 में इनको निर्देशों के उपकरण के तहत जोड़ा गया था, आयरलैंड के संविधान से 1937 में लेके। फिर अपने भारत शासन अधिनियम 1935 से अपने जो मूल संविधान है उसमें लिए गए थे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कौन से भाग में है संविधान के, साथियों संविधान के भाग 4 में है। अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 36 से 51 तक है। 36 में क्या दे रखा है, अनुच्छेद 36। अब एक एक अनुच्छेद को देखेंगे अपन, यहाँ रहिएगा। और कैसे याद करना है वो मैं लास्ट में बताऊंगा। एक बार सभी अनुच्छेदों को अपन देख लेते हैं, उसके बाद में मैं ट्रिक भी बता दूंगा कि आपको याद कैसे रहे, इसके बारे में क्या करना है। अनुच्छेद 36 क्या कहता है, अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा को कौन प्रदान करेगा, ये नीति निर्देशक तत्व किसके दायित्व है, तो ये राज्य के दायित्व है। किसके लिए, नागरिकों के लिए, समाज के लिए। ये समाज को, नागरिकों को प्रदान किए जाएंगे। तो अनुच्छेद 36 क्या कहता है, इसमें राज्य की परिभाषा है। राज्य की परिभाषा तो सर अनुच्छेद 12 में भी दी गई थी। तो अनुच्छेद 12 से अलग है क्या कोई राज्य, नहीं साथियों, इसमें यही लिखा हुआ है कि यहाँ राज्य की वही परिभाषा होगी जो अनुच्छेद 12 में है। इसलिए अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राज्य की परिभाषा संविधान के कौन से अनुच्छेद में विस्तृत रूप में बताई गई है, तो अगर दोनों अनुच्छेद हों 12 और 36 तो आप पहले प्राथमिकता 12 को दोगे, यानी कि दोनों अगर ऑप्शन में हो तो आप 12 पे टिक करोगे। उसके बाद में अगर हो 12 एवं 36 और फिर 12 और 36 अलग अलग हो तो 12 एवं 36 दोनों में है, आपको उस पर टिक करना है। समझे मेरी बात को। तो अब ये राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 36 में। अनुच्छेद 37 क्या कहता है, अनुच्छेद 37 में 2 बातें लिखी हुई है दोस्तों। पहली, इसने साफ कर दिया कि जो 38 से लेके 51 तक नीति निर्देशक तत्व हैं, वो राज्य कोशिश करेगा व्यक्तियों को, समाज को प्रदान करने की, अपने जो नियम बनाएगा उनमें शामिल करने की। ये मूलभूत हैं, लेकिन इनको न्यायालय के माध्यम से लागू नहीं करवाया जा सकता। तो पहली चीज तो इसने साफ कर दिया कि वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है। यानी कि अगर राज्य नहीं प्रदान कर पा रहा है तो आप राज्य के विरुद्ध न्यायालय में नहीं जा सकते। पहले ही लिख दिया। कौन से अनुच्छेद में है पूछ ले तो अनुच्छेद 37 में। दूसरी बात क्या लिखी है, इसने साफ कर दिया कि ये मैंने 37 ने पावर दी है किसको, राज्य को, कि वाद योग्य नहीं है, आपके खिलाफ कोई कोर्ट नहीं जाएगा। लेकिन साथ ही साथ राज्य को एक बात और कह दी कि वाद योग्य तो नहीं है, लेकिन ये कि आप कोशिश करोगे इनको लागू करने की, तो राज्य लागू करने की कोशिश करेगा। नियमों में इनको स्थान देगा।
इनको देखेगा। अनुच्छेद 38 क्या कहता है दोस्तों? तो वास्तव में 36, 37 तो इसके बारे में ही बताते हैं कि ये 37 में एक चीज़ लिखी हुई है ये कि वाद योग्य नहीं है और दूसरी राज्य लागू करने की कोशिश करेगा। तो इसको अपन साथ में क्या बोल देते हैं कि लागू होने के नियम, लागू करने का प्रावधान। तो लागू करने का प्रावधान आपको दिख गया कि पहली चीज़ वाद योग्य नहीं है और दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ राज्य लागू करने की फिर भी कोशिश करेगा। अनुच्छेद 38 से वास्तव में ये शुरू होते हैं। अनुच्छेद 38 क्या कहता है? अनुच्छेद 38 कहता है साथियों कि राज्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कैसे करेगा? तो 3 चीजें लिखी हुई है। सामाजिक, जैसे कि मैंने प्रस्तावना में भी बताया था, और ये चीज जो मैं अब लिख रहा हूं ये रूस से ली गई है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, 3 न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के द्वारा करेगा। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के द्वारा करेगा। कौन? राज्य। राज्य खुद कोशिश करेगा। कैसे राज्य की स्थापना की? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की। मैंने आपको बताया था राज्य 2 प्रकार के होते हैं, पुलिस राज्य और लोक कल्याणकारी राज्य। तो कैसा राज्य बनाना है अपने को? लोक कल्याणकारी राज्य। 38 में ही दूसरी चीज और लिख दी गई साथियों, जो कि बाद में जोड़ी गई है। कब जोड़ी गई है मैं लास्ट में बताऊंगा आपको। मैंने जैसा कि पहले ही बता दिया था कि नए संविधान संशोधन और नए अनुच्छेद कौन से जोड़े गए हैं संविधान संशोधन के तहत। तो दूसरी चीज क्या लिख दी गई? तो देखिए साथियों, ये आय, अवसर, सुविधा और प्रतिष्ठा, ये चारों की असमानता को समाप्त करेगा। असमानता को समाप्त करेगा। साथियों आप ये बताइए, जैसे अगर किसी में आय की असमानता बनी रहेगी तो आर्थिक न्याय मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो आर्थिक न्याय की बात इनमें से इसने थोड़ा सा विस्तृत और कर दिया इसको। पहले तो कह दिया कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करनी होगी। कैसे करेंगे? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के द्वारा करेंगे। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के द्वारा करेंगे, बात सही है, लेकिन ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के लिए क्या करेंगे? अपन असमानताओं को समाप्त करना पड़ेगा। आर्थिक न्याय कब मिलेगा? जब आप आय की असमानता को समाप्त करेंगे, अवसर की, सुविधा की, प्रतिष्ठा की असमानता को समाप्त करेंगे, तब जाके कहीं सामाजिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा। तो 38 में क्या बातें कही है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करनी है। कैसे करनी है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाना है लोगों को। कैसे दिलाओगे? आय की असमानता को समाप्त करना है, अवसर, सुविधा और प्रतिष्ठा की असमानता को समाप्त करना है। तो 38.1 में क्या है? ये है। 38.2 में क्या है? इनका तरीका बताया है 38.2 में, जो कि बाद में जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है? 44वां संविधान संशोधन 1978 में। ये मैं लास्ट में और लिखवाऊंगा आपको, अभी केवल एक बार ध्यान रख लीजिए। कौन सा? पहला तो था ही, दूसरा आपसे पूछ सकता है कि ये जो कितने प्रकार की असमानताओं को समाप्त करने की 38 में बात की गई है? 4 प्रकार की असमानताओं को समाप्त करने की बात की गई है। कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? 44वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। साथियों अब प्रकाश डालेंगे 39 में। कुछ नहीं है साथियों, 38, 39 को एक साथ याद रखना है आपको, एक जैसे हैं, लेकिन 39 में और तरीके बता दिए। 38 में 2 ही बातें बताई है कि राज्य की लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करनी है और इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के द्वारा करनी है। फिर 4 असमानताओं को समाप्त करने की बात कर दी। इसको विस्तृत रूप में बता दिया 39 में कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कैसे होगी, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय कैसे मिलेगा, आय, अवसर, प्रतिष्ठा और सुविधा की असमानता कैसे समाप्त होगी। तो 39 में देखिए साथियों, लिख लिख के याद कीजिएगा, एक एक चीज के साथ खेलिएगा कि 38 में क्या लिखा हुआ है। मैंने आपको एक एक चीज बताई है। 39 में 6 चीजें बताई है। कितनी चीजें बताई है? 6 चीजें। पहले में क्या लिखा हुआ है? राज्य सभी को, सभी जो व्यक्ति हैं उनको क्या? सभी को
जीविका, जीविका का मतलब हो गया कि जो इनकम है उसके स्रोत, जीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध करवाएगा, जीविका के सभी को जीविका के पर्याप्त साधन। पहली चीज कौन सी? दूसरी कौन सी? भौतिक संसाधन है, जैसे बेसिक चीजें हैं, उसके अलावा जैसे भौतिक संसाधन जैसे फिजिकली जो सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं, उन सबको भौतिक संसाधनों का, देखिए साथियों, अगर भौतिक संसाधन कहीं देश में किसी एक राज्य के पास ही हो जाएंगे तो बाकी राज्य क्या है, भूखे मरेंगे। तो एक राज्य के पास नहीं हो, किसी एक स्थान पे नहीं हो, भौतिक संसाधनों का इस प्रकार से वितरण हो कि सबकी इनकम आए, सभी को उसका लाभ मिले, सब चीजें उसको मिले, तो भौतिक संसाधनों का वितरण, संसाधनों का समान वितरण, समान वितरण, ये कौन से में लिखा है? ये भी 39 में लिखा है। तो जैसे जीविका के पर्याप्त साधन है, संसाधनों का समान वितरण है, ये पूछ ले कि कौन से अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद 39 में है। मैंने बताया था असमानताओं को समाप्त कैसा करा जाएगा, तो उसमें 38 में लिख दिया कि असमानताएं समाप्त होगी, 39 में लिख दिया कि कैसे समाप्त होगी। तो जीविका के पर्याप्त साधन सबको दोगे तो असमानता समाप्त होगी, भौतिक संसाधनों का समान वितरण करोगे, किसी एक जगह पे भौतिक संसाधनों को नहीं रखोगे तो असमानता समाप्त होगी। उसके साथ में तीसरी चीज जो लिखी हुई है, धन एवं उत्पादन के जो साधन है, उत्पादन के साधनों का, ना तो धन एक जगह इकट्ठा होने दिया जाएगा और ना ही उत्पादन के संसाधनों को एक जगह इकट्ठा होना दिया जाएगा। साथियों, हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? कोई बादल फट जाएंगे क्या कि धन एक जगह इकट्ठा? मान लो अपने देश में किसी एक व्यक्ति के पास में बहुत ज़्यादा धन हो जाए, अपने देश की जनसंख्या मान लो अभी 140 करोड़ है, 140 करोड़ में से 100 लोगों के पास में धन इकट्ठा हो जाए, उसका नुकसान हो जाएगा क्या? कोई देश गर्त में चला जाएगा क्या? बिल्कुल साथियों चला जाएगा। कैसे चला जाएगा? अरे 100 लोग निकाल दो इनमें से, बाकी लोग क्या भूखे मरेंगे क्या? तो धन का जो एकत्रीकरण है, धन का संकेंद्रण है, धन को एक जगह नहीं टिकने दिया जाएगा, धन का इस तरह से वितरण किया जाएगा कि वो समाज के सर्वोत्तम हित में हो, सबसे अच्छा हित जहां हो सके वैसे वितरित किया जाएगा धन को, और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण रोकना। और क्या है? और चौथी चीज भी लिख दी भैया। चौथी चीज इसमें ये ऐसे लिख दी साथियों, ये आपसे पूछ सकता है कि महिलाओं को और पुरुषों को समान वेतन देने की बात कहाँ की गई है? तो साथियों ये 39 में ही की गई है कि समान कार्य, अगर एक जैसा कार्य महिला और पुरुष दोनों कर रहे हैं तो दोनों को समान वेतन मिलेगा। समान वेतन समान कार्य के लिए, ये कौन से में है? ये नीति निर्देशक तत्वों के 39 में है। जीविका के पर्याप्त साधन दिए जाएंगे, भौतिक संसाधनों के समान वितरण किया जाएगा, धन एवं उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण यानी कि उनको केंद्रित होने से रोका जाएगा, संसाधनों का क्या किया जाएगा? समान वितरण किया जाएगा, और आदमी हो चाहे औरत हो, सभी को क्या है? एक जैसे काम के लिए समान वेतन दिया जाएगा। ये कौन से में है? 39 में है। ई में क्या है सर? ई में देखो, कर्मचारी है तो कर्मचारियों के भी गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार उनको भी है, तो उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाएगा। श्रमिकों के स्वास्थ्य का ध्यान, श्रमिकों का स्वास्थ्य, साथ ही साथ दूसरी चीज इसमें लिख दी, एवं ये भी ध्यान रखा जाएगा कि कारखानों वगैरह में बहुत जगह लिखा हुआ है ये, बच्चों के बलात्श्रम, बलात्श्रम का मतलब बेगार, बेगार नहीं करवाई जाएगी उनसे, बलात्श्रम से संरक्षण। ये कौन से में लिखा हुआ है? 39 में लिखा हुआ है। लास्ट चीज क्या लिखी हुई है 39 में? तो साथियों लास्ट चीज जो 39 में लिखी हुई है वो आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, बाद में जोड़ी गई है 42वां संविधान संशोधन। मैं एक साथ भी लिखाऊंगा कि नए संविधान संशोधन, नए अनुच्छेद संविधान संशोधन के तहत कौन कौन से जोड़े गए हैं, उस पर एक और चर्चा करेंगे, वो अलग से दिखा दूंगा कि जैसे 38 तो बताई दिया, 39 में लास्ट वाला छठा है वो है, फिर 39A भी है, फिर 43A और 43B भी है, 45 है, 48A है, इन सब पे चर्चा करेंगे एक साथ। लेकिन यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि बच्चों को स्वास्थ्य विकास के अवसर
पाने का अधिकार हो, ऐसे नियम बनाएगा राज्य। राज्य कोई ऐसा नियम बनाएगा कि बच्चे अपने स्वास्थ्य का विकास कर सके, उनको अवसर मिल सके, बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसके लिए वो कुछ वातावरण ऐसा पा सके जहां वो अपने स्वास्थ्य को अच्छा बना सके। ये कौन से में जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन। तो 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। ये तब जोड़ा गया था। कौन सी चीज? ये वाली चीज। तो ये आपको लिख लेना है ठीक ढंग से। 39 में आपसे पूछ सकता है कि जीविका के पर्याप्त साधन राज्य प्रदान करेगा। कौन से में लिखा हुआ? 39 में। संसाधनों का समान वितरण, यानी कि संसाधन, आप समझ पा रहे हो ना, यह आर्थिक समानता की बात कर रहा है। इससे क्या होगा तो आपको मैंने बता दिया। 38 में लिखा हुआ है सामाजिक और आर्थिक असमानता को रोका जाएगा। और कैसे रोकेंगे? ऐसे रोकेंगे, जीविका के पर्याप्त साधन देंगे, भौतिक संसाधनों का समान वितरण करेंगे, धन उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण, यानी कि एक जगह इकट्ठा होने से रोकेंगे। अगर आदमी औरत, फीमेल और मेल कोई काम कर रहे हैं एक जैसा, तो दोनों को समान वेतन दिया जाएगा, अलग अलग वेतन नहीं दिया जाएगा। यह नहीं कि महिलाओं को कम वेतन दिया जा रहा है, पुरुषों को ज़्यादा दिया जा रहा है, ये सही नहीं किया जाएगा। श्रमिकों का स्वास्थ्य एवं बच्चों के बलात्श्रम के संरक्षण करेगा, बच्चों को स्वास्थ्य के विकास के अवसर प्रदान करेगा। और राज्य, ये सब 6 चीज़ें कौन से में लिखी गई है? 39 में। तो आपको 38 और 39 से क्या सीखने को मिलता है? तो 38 से ये सीखने को मिलता है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेगा। कैसे करेगा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के द्वारा। और उसमें लिख दिया 38 में ही कि आय, अवसर, प्रतिष्ठा और सुविधाओं का असमानता को रोकेगा। 39 में ठीक तरह से समझा दिया कि आपको कैसे आर्थिक असमानता को रोकना है। एक एक चीज समझा दी, 6 प्रकार की बता दी। अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40 साथियों बहुत इंपॉर्टेंट, और इसमें गांधी जी के दर्शन गांधी जी की जो फिलोसॉफी थी उसके दर्शन होते हैं। क्या कहता है? गांधी जी चाहते थे कि भारत की जो आत्मा है वो गांवों में बसती है, तो गांवों के लोग शासन करें। गांवों के लोगों की मंशा क्या है? उनकी मंशा पूर्ण हो। जो निचले तबले का या आखिरी लाइन में आखिरी व्यक्ति है, उसकी क्या मंशा है वो पूर्ति हो, तब जाके भारत वास्तव में स्वतंत्र राष्ट्र और समृद्ध राष्ट्र की श्रेणी में आएगा। अनुच्छेद 40 क्या कहता है? अनुच्छेद 40 इसी पे बात करता है। ये गांधी जी से प्रभावित होकर और इस चीज़ को ऐड किया गया है। अब आप कह रहे होंगे सर बताइए तो सही। तो अनुच्छेद 40 में कहा है ग्राम पंचायतों का गठन, उनको शक्तियों का वितरण, जैसे अपने यहाँ संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, 3 प्रकार की सूची। संघ सूची पे केंद्र सरकार, राज्य सूची पे राज्य सरकार नियम बनाती है, समवर्ती सूची पे दोनों नियम बनाती है। ठीक उसी प्रकार कुछ विषय ऐसे हो जो इनको प्रदान किए जाएं। अभी कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। कितने विषय हैं? पंचायती राज में अलग से पढ़ेंगे। ग्राम पंचायतों का गठन और उनको अधिकार, किसका? स्वशासन का, ताकि वो अपना शासन खुद कर सके। और साथियों आपको पता होगा कि अनुच्छेद 40 की अनुपालना में, यानी कि इसको लागू करने के उद्देश्य से ही 73वां संविधान संविधान में जगह दी गई है पंचायती राज को। त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है। 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया है। और इसी के तहत आप सबको पता होगा प्रत्येक राज्य में राज्य निर्वाचन आयोग होगा, और वो पंचायती राज की त्रिस्तरीय, यानी कि ग्राम पंचायतें, पंचायत समिति और जिला परिषदों के चुनाव करवाएगा। ये कौन से में है? अनुच्छेद 40 में। साथियों साथ ही साथ पढ़ लेंगे। तो अनुच्छेद 38 में क्या है? आप सबको पता है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करनी है। कैसे करनी है? न्याय दिलाओगे, 3 प्रकार के न्याय दिलाओगे, और 4 प्रकार की असमानताओं को समाप्त करके फिर 3 प्रकार के न्याय दिलाओगे। तो ये 38 में क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। न्याय कितने प्रकार का है? उसमें 3 प्रकार का। असमानताएं कितने प्रकार की है? 4 प्रकार की। इन सबको फॉलो करते हुए आपको 38 को करना है। 39 में क्या कह दिया? आर्थिक असमानता को कैसे रोकोगे? 6 प्रकार बता दिया। तो 38 39 में क्या है? तो 38 39 में वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। साथियों 40 में ग्राम पंचायतों का गठन, उनको अधिकार और स्वशासन के द्वारा गांवों का विकास, आप सबको पता है। साथियों मैंने एक अनुच्छेद मिस कर दिया, आपको लिख लेना है। अनुच्छेद 39A, जो कि बाद में जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन के तहत। 39 में लास्ट में जो चीज़ थी वो भी 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। 39A में भी जो चीज़ है
वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है। यहाँ ए बी जो भी मिले आपको लास्ट में कैपिटल में, इसका मतलब है कि वो मूल संविधान में नहीं था, बाद में था। क्या है 39 में? निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता गरीबों। साथियों आप सबको पता है अपने न्याय प्रणाली और उसमें फिर न्याय प्रक्रिया बहुत लंबा टाइम गुजर जाता है, तब जाके कहीं न्याय मिल पाता है। कई बार तो आदमी गुजर जाता है, न्याय नहीं मिल पाता। तो गरीबों क्योंकि वकील करने में इतना पैसा लग जाता है कि हर आदमी न्याय प्राप्त कर ही नहीं पाता है। तो गरीबों को जो निःशुल्क वकील वगैरह उपलब्ध करवाने की वो पॉलिसी है, उस पर अभी काम नहीं शुरू हुआ। धीरे धीरे सरकार, हालांकि इसको लेके एक नल सा एक्ट बना दिया गया है, NLSA, ये 1987 में बनाया गया था। क्या है इसको भी कभी डिटेल में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42 और अनुच्छेद 43, इनको साथियों एक साथ याद करना है आपको। क्यों? तो मैं बता देता हूँ कारण। अनुच्छेद 41 में कहा है कि कुछ दशाओं में राज्य 3 चीजें, काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार प्रदान करेगा नागरिकों को। कुछ दशाओं में, कुछ दशाओं में। अब यहाँ कुछ दशाएं क्या है? कुछ दशाओं में। तो देखिए साथियों, अगर कोई आदमी बीमार है, अगर आदमी कोई विकलांग है, कोई आदमी बेरोजगार है और कोई आदमी अगर वृद्ध है, बीमार, विकलांग, बेरोजगार और वृद्ध को काम, यानी कि उसको काम देने की जिम्मेदारी किसकी होगी? राज्य की होगी। राज्य प्रयास करेगा। काम, शिक्षा, उसको शिक्षा निःशुल्क प्रदान करने की कोशिश करेगा। साथ ही साथ लोक सहायता, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सहायता हो सकती है तो वो भी प्रदान करने की कोशिश करेगा, पाने का अधिकार। ये कौन से में है? ये 41 में है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ दशाएं, वो दशाएं कौन सी है? 4 दशाएं। विकलांग है, कोई आदमी बीमार है, बेरोजगार है, वृद्ध को काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार होगा। साथियों कोई आदमी काम पे जाएगा तो उसको कैसी दशाएं मिलनी चाहिए? उसके लिए कैसा वातावरण होना चाहिए? क्या श्रमिकों के साथ में अत्याचार किया जाए, असमानता का व्यवहार किया जाए, अभद्र तरीके से उनसे बात की जाए, उचित लगेगा? नहीं। यही चीज अनुच्छेद 42 में लिखी गई है। क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है अनुच्छेद 42 में कि जब किसी आदमी को काम, किसी श्रमिक से, श्रमिकों को न्याय संगत, यानी कि बहुत अच्छी फैसिलिटी नहीं दे सकते तो कम से कम इतनी फैसिलिटी दो जो न्याय संगत हो, न्याय संगत एवं मानवोचित, जिसमें मानव अपना गुजारा कर सके, मानवोचित दशाओं एवं साथ ही साथ 42 में एक चीज और कही है साथियों, जो गर्भवती महिलाएं होती है, प्रसूति होती है, प्रेग्नेंट महिलाएं होती है, उनके लिए भी सुविधा का प्रावधान इसमें किया गया है। महिलाएं और पुरुष दोनों काम करते हैं, लेकिन एक पीड़ा ऐसी है जिसमें पुरुषों का सामना नहीं होता, महिलाओं को सामना करना पड़ता है, और वो है डिलीवरी। जो महिलाओं के द्वारा गर्भवती महिलाएं जिस पीड़ा को झेलती है वो आदमी नहीं झेलता, तो प्रसूति सहायता का प्रावधान भी किया जाएगा। तो साथियों जैसा देखा होगा कि महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान, जैसे कुछ सरकारी कर्मचारी महिलाएं हैं, अधिकारी महिलाएं हैं या प्राइवेट जॉब में हैं, तो उनको डिलीवरी के टाइम कुछ छुट्टियां वगैरह प्रदान की जानी, उनको अलग से कोई आर्थिक सहायता का प्रावधान, ये सब चीज़ें इसी के तहत आता है, अनुच्छेद 42 के तहत। तो श्रमिक पहले तो काम पाने का अधिकार, काम पा लिया तो उसमें न्याय संगति और मानवोचित दशाएं होनी चाहिए, काम की जगह ऐसी होनी चाहिए कि वहाँ उसके साथ में अत्याचार नहीं हो। साथ ही साथ प्रसूति सहायता का प्रावधान भी 42 में है। तीसरी चीज, अब ये काम दे दोगे, न्याय संगत दशाएं दे दोगे तो उचित निर्वाह मजदूरी, उचित निर्वाह मजदूरी का प्रावधान इसमें, किसमें? 43 में, कि जब किसी आदमी को काम दे दोगे, काम की अच्छी दशाएं प्रदान कर दोगे, तो तीसरी चीज निर्वाह मजदूरी। साथियों एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता देता हूं, एक होती है निर्वाह मजदूरी और दूसरी होती है जीविका मजदूरी। दोनों में क्या अंतर होता है? निर्वाह मजदूरी में इतना पैसा मिल जाए कि रोटी, कपड़ा और मकान
इनका खर्चा चल जाए, आदमी को रोटी मिल जाए, कपड़ा मिल जाए और मकान मिल जाए। ये कौन से में आती है? निर्वाह मजदूरी में। जीविका मजदूरी में क्या आती है? ये तीनों चीज़ें तो है ही है, साथ में उसका स्वास्थ्य ठीक रहे, इसके लिए उसके पास कुछ पैसा हो, स्वास्थ्य, वो शिक्षा प्राप्त कर सके, इतना पैसा हो, और वो अपना बीमा भी करवा सके, इतना पैसा हो। तो इस 6 चीज़ों को जोड़ दो तो कौन सी हो जाती है? जीविका मजदूरी। तो निर्वाह मजदूरी और जीविका मजदूरी में ये अलग बात है, तो इसको आप चाहो तो लिख सकते हो। उचित निर्वाह मजदूरी, अगर काम नहीं दे पा रहे हो तो गाँव में, ग्रामीण क्षेत्र में क्या है? कुटीर, ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर उद्योग का संचालन। गांव में कुटीर उद्योगों का संचालन करोगे, ये गांधी जी की विचारधारा थी। साथियों, गांवों में कुटीर उद्योगों को संचालन से क्या होगा? बेरोजगारी समाप्त होगी। छोटे छोटे लोगों को जो गांवों से बाहर नहीं जा सकते, या फिर यूँ कह दें कि छोटे लोगों से मतलब कि वे लोग जो अशिक्षित हैं, या फिर माफ़ कीजिएगा, जो एक तरीके से वो नहीं कर सकते अफोर्ड, बाहर की सुविधाओं को अफोर्ड नहीं कर सकते, बाहर जाके काम नहीं कर सकते, तो कुटीर उद्योग का संचालन करके अपना जीवन यापन कर सके। वो कौन से में व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 43 में। साथियों, साथ ही साथ एक चीज़ और देख लेते हैं, अनुच्छेद 43A और अनुच्छेद 43B, ये भी बाद में जोड़े गए हैं। अनुच्छेद 43A क्या कहता है? अनुच्छेद 43A कहता है कि जो श्रमिक हैं उनको जो उद्योगों का प्रबंधन है, उद्योगों का जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट में क्या दिया जाना चाहिए? अनुच्छेद 43 उद्योगों के प्रबंधन में भागीदारी, किसको? श्रमिकों को। यह कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 43A बाद में जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है? संविधान संशोधन 42 के तहत 1976 में। उद्योगों के प्रबंधन में भागीदारी, किसको? श्रमिकों को। यह कौन से के तहत? अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43B क्या कहता है? साथियों, ये भी गांधीवादी विचारधारा से ही संबंधित है। सहकारी संस्थाओं की स्थापना, सहकारी संस्थाओं की स्थापना, ये कौन से में है? 43B में, सहकारी संस्थाओं की स्थापना। अनुच्छेद 44 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 44 कहता है साथियों, ये 4 और 4, एक समान नागरिक संहिता या एक समान सभी नागरिकों के लिए, राज्य में कोई से भी राज्य में हो, पंजाब में हो, राजस्थान में हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उनका अलग अलग उनके लिए नियम नहीं होंगे। सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, सभी नागरिकों के लिए समान कानून, सभी नागरिकों के लिए। तो इसको कैसे याद करो? तो देखो, समान, तो समान इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, सभी नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। साथियों, अनुच्छेद 45 क्या कहता है? अनुच्छेद 45 ने बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। पहले मूल संविधान में लिखा हुआ था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। ये कौन से में था पहले? ये 45 में था। तो सर अभी क्यों लिखवा रहे हो उसको? पहले था। तो साथियों, मैंने मौलिक अधिकार आपको पढ़ाए थे। मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 21A आपको बताया था, और मैंने अभी भी बताया आपको कि जब A, B या C कुछ भी लग जाता है तो उसका मतलब होता है यह कि यह बाद में जोड़ा गया है। इस चीज को पहले मौलिक नीति निर्देशक तत्वों में लिया गया था। ये राज्य क्या कर्तव्य बनता था, वो लागू चाहे तो लागू कर सकता था इन चीज़ों को, चाहे तो नहीं कर सकता था। लेकिन बाद में, यानी कि 86वां संविधान संशोधन, कब 86वां, ये कब हुआ? संविधान संशोधन 2002 के तहत इस चीज़ को यहाँ से उठाया और मौलिक अधिकारों में दे दिया। मौलिक अधिकारों में देने से क्या फर्क पड़ा? अब गवर्नमेंट को ये चीज़ लागू करनी ही करनी है, वाद योग्य हो गई। कोई अगर गवर्नमेंट नहीं दे पाती है तो आदमी कहाँ जा सकता है? न्यायालय में जा सकता है। तो सर यहाँ से उठा के यहाँ दे दिया तो फिर यहाँ क्या रहा? तो साथियों, यहाँ रहा ये अब 6 वर्ष से कम आयु के
बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, जिसके तहत आप ने देखा होगा आंगनबाड़ी का प्रावधान है। तो अब जब 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान मौलिक अधिकारों में कर दिया, तो अब 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कहाँ, तो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का अनुच्छेद 45 के तहत नीति निर्देशक तत्वों में दे दिया गया। ये कौन से संविधान संशोधन के तहत? साथियों, आप सबको पता है 21A के तहत 86वां संविधान संशोधन के तहत 21A में ले जाया गया। तो अनुच्छेद 45 में भी तो फिर वही 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत ही जोड़ी गई। तीसरी चीज, 86वां संविधान संशोधन मौलिक अधिकारों से संबंधित है, नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, साथ ही साथ अगले टॉपिक में भी आपको पढ़ना पड़ेगा मौलिक कर्तव्य। तो तीनों जगह पे 86वां संविधान संशोधन, वही 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को, तो तीनों जगह है। अनुच्छेद 46 क्या कहता है? अनुच्छेद 46 ये कहता है कि SC ST, SC का मतलब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, ST का मतलब अनुसूचित जनजाति। साथियों, दोनों में क्या फर्क होता है? वे लोग जो प्राचीन काल से समाज में रहते आ रहे हैं, समाज के अन्य वर्गों के साथ रहते आ रहे हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से, जैसे वर्ण व्यवस्था के कारण, जाति व्यवस्था के कारण, जिनके साथ में अन्याय हो रहा है, जिनको दबाया जा रहा है, अनुचित व्यवहार हो रहा है, और वो अपना जीवन एक तरह से यूँ कहें कि गुलामी के साथ में जीते आ रहे हैं, उन सबको किसके अंतर्गत रखा गया है? अनुसूचित जाति के तहत, जिसको अपन SC बोल देते हैं। वे लोग जो प्राचीन काल से समाज के मुख्य धारा में नहीं है, या यूँ कहें समाज के साथ में नहीं रह रहे, जंगलों में रहते आ रहे हैं, आदि मानव की तरह जीवन व्यतीत कर रहे थे, जिन्हें अपन आदिवासी की संज्ञा भी देते हैं, तो ये कौन से में आते हैं? ST, शेड्यूल्ड ट्राइब, जनजाति। तो SC और ST, साथ ही साथ अन्य कमजोर वर्ग, जैसे कोई भी है, जैसे आर्थिक पिछड़ा वर्ग, कमजोर वर्ग, और अन्य पिछड़ा वर्ग OBC को के दो हितों की, कौन कौन से? आर्थिक एवं सामाजिक हितों का संरक्षण, हितों का संरक्षण कौन से में है? 46 में। अनुच्छेद 46 में SC ST और अन्य कमजोर वर्ग जो समाज का है, आर्थिक एवं सामाजिक हितों का संरक्षण और उनके सामाजिक शोषण से मुक्ति, सामाजिक शोषण से मुक्ति, सामाजिक शोषण से मुक्ति। साथियों, ये है 46। 47 क्या कहता है? तो आप सबको पता चला होगा। अनुच्छेद 38 क्या है? तो अनुच्छेद 38 में आप सबको पता है लोक कल्याणकारी राज्य की बात की गई है, और उसके लिए 3 प्रकार के न्याय और 4 प्रकार की असमानताओं को समाप्त करने की बात की गई है। अनुच्छेद 39 में ठीक तरीके से आर्थिक प्रबंधन कैसे किया जाए, जिससे आर्थिक असमानता कैसे समाप्त हो, उसकी बात की गई है। 40 में पंचायतों को लेकर बात की गई है। 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने के अधिकार की बात की गई है। 42 में बात की गई है कि काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाएं प्राप्त कैसे हो, उसके लिए क्या क्या प्रावधान किए जाए, इस पे बात की गई है। प्रसूति सहायता कैसे प्रदान की जाए, इस पे बात की गई है। 43 में बात की गई है कि निर्वाह मजदूरी, यानी कि उचित मजदूरी तो कम से कम मिलनी चाहिए। काम नहीं मिल पाया है, मजदूरी नहीं दे सकते, तो कुटीर उद्योगों का संचालन आपको गाँवों में करना है, जिससे क्या हो, जो लोग रोजगार से वंचित हैं, बेरोजगार हैं, उनको रोजगार प्राप्त हो सके, कुटीर उद्योगों का संचालन करना है। साथ ही साथ 43A नया जोड़ा है 42वें संविधान संशोधन के तहत, जिसमें क्या किया गया है, उसमें ये कहा गया है कि जो श्रमिक होंगे उनकी मैनेजमेंट में भी भूमिका होगी, उद्योगों के प्रबंधन में भूमिका किसकी? श्रमिकों की होगी। कुछ परसेंटेज होगा जो प्रबंधन में रहेगा, मैनेजमेंट में रहेगा श्रमिकों का। ये कौन से संविधान संशोधन के तहत? 42वां संविधान संशोधन। 43A में क्या बात, बी में क्या बात कही गई है? सहकारी संस्थाओं का निर्माण करना, गठन करना, उनका संचालन करना, उनका व्यावसायिक प्रबंधन करना। 43B में 97वां संविधान संशोधन 2011 के तहत। अभी लास्ट में चर्चा करेंगे या अगले टॉपिक में चर्चा करेंगे कि कौन कौन से संविधान संशोधन जो नीति निर्देशक तत्वों को लेके हुए हैं, उन सब पे बात करेंगे। अनुच्छेद 47 में 4 चीजें हैं दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। एक तो
राज्य प्रयास करेगा कि पोषण स्तर अच्छा रहे। पोषण स्तर अच्छा रहेगा तो जीवन स्तर सही रहेगा, जीवन स्तर सही रहेगा, पोषण स्तर ठीक रहेगा तो लोक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आपसे पूछ सकता है कि लोक स्वास्थ्य की बात, जीवन स्तर की बात, पोषण स्तर की बात और मादक पदार्थों के सेवन पर रोक। मादक पदार्थों के सेवन, मादक नशीली दवाइयों के अलावा नशीली जैसे कुछ चीज़ें हैं उनके सेवन पर रोक लगाई गई है, पर रोक। तो पोषण स्तर, जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य का संरक्षण एवं मादक पदार्थों पर रोक, यह कौन से में है? 47 में। अनुच्छेद 48 क्या कहता है? अनुच्छेद 48 में साथियों 48 ए भी जोड़ा गया है, लेकिन पहले 48 को ध्यान रखो। एक तो कृषि का, कृषि एवं पशुपालन, एक किसका? पशुपालन। दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। कृषि एवं पशुपालन का वैज्ञानिक ढंग से साइंटिफिक वैज्ञानिक तरीके से संचालन। वैज्ञानिक तरीके से संचालन से क्या फायदा होगा? तो साथियों देखोगे आप, कौन सी फसल के लिए कौन सा बीज ठीक रहेगा, उसमें कौन सी दवाइयाँ दी जाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार अपने को प्राप्त हो सके, पशुपालन को किस ढंग से किया जाए ताकि अपने को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। क्यों? क्योंकि इससे राज्य का विकास जल्दी होगा। तो ये वैज्ञानिक ढंग से करने की बातें कौन से में की गई है? अनुच्छेद 48 में। कृषि एवं पशुपालन का वैज्ञानिक तरीके से संचालन, इसी के अंतर्गत कहा गया है गाय, बछड़ा। साथियों अपने यहाँ गाय के मांस पर, गोमांस पर, जिसको बीफ कहते हैं, उस पर रोक है कई राज्यों में। ये कौन सी विचारधारा का है सिद्धांत? गांधीवादी विचारधारा का है। जब अपन वर्गीकरण करेंगे तो देखेंगे। साथियों जरूर देखिएगा, नीति निर्देशक तत्वों को लेके आपका एक एक डाउट मैं रियली आपको बता रहा हूँ, पूरे कॉन्सेप्टली आपको क्लियर हो जाएगा। बछड़ा और दुधारू पशुओं, गाय, बछड़ा और दुधारू पशुओं की बलि पर रोक, बलि पर रोक, साथ ही साथ क्या करना है? एवं इनके नस्ल सुधार पर काम करना है। नस्ल, इनकी नस्ल कैसे सुधरे, इस पे काम करना है राज्य को, ताकि अपने को इनसे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके। अनुच्छेद 48A क्या कहता है साथियों? अनुच्छेद 48A इसी से संबंधित है कि आप कृषि कर लोगे, पशुपालन कर लोगे, तो साथ ही साथ में आप एक काम और कर सकते हो, पर्यावरण का संरक्षण कर सकते हो, पर्यावरण को संवर्धन कर सकते हो, वन्य जीवों की सुरक्षा करके वनों को बचा सकते हो। बस यही बात 48A में लिखी हुई है। पर्यावरण का आपको क्या करना है? पर्यावरण का संरक्षण करना है। इसका क्या करना है? संवर्धन करना है। यानी कि पर्यावरण संरक्षण जितना है उतना तो रखना ही है, बढ़ाने भी है, पेड़ वगैरह लगाने हैं, वन्य जीवों को बचाना है। वन्य जीवों को बचाओगे आप तो वन्य जीव वन संरक्षण हो जाएगा। वन्य जीवों एवं वन्य वन संरक्षण, ये बात की गई है। इनको लागू करने के लिए साथियों क्या किया हुआ है? आपको मैंने बताया गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होगी कि नियम बनाते टाइम इन नीति निर्देशक तत्वों को साथ ध्यान में रखना होगा। साथियों बहुत सारे नियम, अधिनियम ऐसे बने हुए हैं जो श्रमिकों को अधिकार प्रदान करते हैं, महिलाओं को अधिकार प्रदान करते हैं, बच्चों को अधिकार प्रदान करते हैं। वन्य जीवों से संबंधित वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 ये वन्य जीवों पे बात करता है, वन्य जीवों को बचाने की बात करता है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 किसकी बात करता है? वनों को बचाने की बात करता है। वन नीति 1988 किसको बचाने की बात करती है? वनों को बचाने की बात करती है। ये सब किस पे बात की गई है? ये नीति निर्देशक तत्वों पर लागू करने की बात ही तो की गई है गवर्नमेंट के द्वारा। अपने को अच्छे से याद रखना है इन चीज़ों को। क्रियान्वयन कैसे किया गया है उस पर भी बात करेंगे। आपको पहले ये याद रखना है कि कौन सा अनुच्छेद कौन से संबंधित है। ठीक ढंग से आप पढ़ते चलिएगा। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपको कि आपको ठीक ढंग से, अच्छे से और लंबे समय तक याद रहेंगे। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे नीति निर्देशक तत्व। अब बचा अपना अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 49 क्या कहता है साथियों? वे स्थान, कोई वस्तु, कोई संस्मारक, कोई स्मारक है, स्थान है, वस्तु है, संस्मारक कैसे होने चाहिए?
राष्ट्रीय महत्व के होने चाहिए, राष्ट्रीय महत्व के। ऐतिहासिक हो, प्राचीन काल से संबंधित हो, कलात्मक हो, तो उनका क्या है, स्थान, वस्तु, संस्मारक, राष्ट्रीय महत्व के, इनका क्या करना है, संरक्षण। ये किसकी जिम्मेदारी होगी, राज्य की। कौन से अनुच्छेद में है, 49 में। साथियों, अनुच्छेद 50 में एक बात कही गई है, अनुच्छेद 50 50-50 कार्यपालिका और न्यायपालिका। आप मेरे को साथियों एक बात बताइए कि एक ही व्यक्ति कानून बनाए, वही व्यक्ति उस कानून को लागू करे, और वही व्यक्ति इस बात को भी तय करे कि जो कानून बना है वो भी सही बना है, लागू हुआ है वो भी सही तरीके से हुआ है, तो अपने साथ में न्याय हो पाएगा क्या? नहीं। कानून को लागू करने वाला आदमी अलग होना चाहिए, और ये बात को देखने वाला कि कानून सही ढंग से लागू हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर इसको अपन जैसे अकाउंट्स की भाषा में बोले तो ऑडिट, कि कार्यपालिका यानी कि वो कानून को लागू करने वाला आदमी अलग हो और उसकी जांच करने वाला आदमी अलग हो, तो फिर ठीक ढंग से प्रगति होगी देश की। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण कौन से में की गई है बात? यह अनुच्छेद 50 में। अनुच्छेद 51 लास्ट, इसमें बंधुओं 3-4 चीजें कही गई है। एक तो अंतर्राष्ट्रीय, अब आप सब विकास देश में कर चुके हैं, तो कहाँ ध्यान दोगे? अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे ध्यान दोगे। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को सुधारना, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को जिम्मेदारी होगी देश की। सुरक्षा एक, कि आप अपना देश जब यहाँ तो देश के अंदर तो काम कर ही रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये काम करेगा कि शांति और सुरक्षा बनाए रखने का प्रयत्न करेगा। दूसरी, अंतर्राष्ट्रीय संधियां जो होती हैं, किसी देश के जैसे दो देशों के बीच में आपस में संधि हो जाए तो उन संधियों पे खरा उतरना अपनी जिम्मेदारी बनती है। तो संधि का आदर, ऐसा नहीं हो कि किसी मतलब के लिए अपन ने संधि कर ली, बाद में जब मतलब निकल गया उस संधि का आप उल्लंघन कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज, दो देशों के बीच में या फिर विवादों, जैसे अंतर्राष्ट्रीय कोई विवाद है तो विवादों का मध्यस्थता, बीच में आके निपटारा करने का काम करेगा, मध्यस्थता से निपटारा। ये बातें कौन से में लिखी हुई है? 51 में लिखी हुई है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की व्यवस्था करेगा, अंतर्राष्ट्रीय संधि का आदर करेगा, विवादों का मध्यस्थता से निपटारा करेगा। जैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में कोई लड़ाई होती है तो वहाँ अंतर्राष्ट्रीय महत्व के जो मुद्दे हैं उनको यूएनओ में उठाएगा भारत, और उनके बीच में मध्यस्थता के माध्यम से उनमें शांति और सुरक्षा बनाने का काम करेगा। ये कौन से में? अनुच्छेद 51 में। तो साथियों, मैंने आपको 38 से 51 तक बता दिया है। अपन कैसे याद करोगे इस पे कल चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ, ट्रिक बता दूंगा आपको जिससे अच्छे से याद रहे। पहली चीज़ आपको यह ध्यान रखना है कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उनका मतलब क्या है, उनका अर्थ क्या है, उनकी विशेषताएं क्या है, उद्देश्य क्या है। तो मैंने कहा था उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करना, विषमताओं को समाप्त करना। कैसी विषमताएं? आय की, सुविधाओं की, अवसर की, प्रतिष्ठा की, इन असमानताओं को समाप्त करना। तो देखिए, आइए फिर से देखते हैं। नीति निर्देशक तत्व, इंग्लिश में कह देते हैं इनको DPSP, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए बनाए गए हैं। भाग 4 में है, न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। ये सब इसकी विशेषताएं हैं, मैंने आपको लिखवा दी। अनुच्छेद 36 में क्या है? तो आपको अनुच्छेद 36 और 37 याद रखना है। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा है और 37 में क्या है? इनका लागू होना है। लागू होने में ये कहा गया है कि राज्य के विरुद्ध क्या नहीं है? वाद योग्य नहीं है, ये वाद योग्य नहीं। दूसरी चीज, फिर भी राज्य ये नहीं समझे कि हमें लागू ही नहीं करने, राज्य प्रयास करेगा इनको लागू करने का। 37 में ये बात 2 लिखी हुई है। क्या बातें लिखी हुई है? तो आपको ध्यान रखना है, राज्य को फ्री कर दिया गया है इस चीज़ से कि वो नहीं दे पाता है ये सुविधाएं जो इसमें दी गई हैं, तो कोई व्यक्ति न्यायालय में नहीं जा सकता। लेकिन राज्य को भी ये कह दिया कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप लागू ही नहीं करोगे,
आप प्रयास करोगे किसी अधिनियम में इनको जोड़ने का, नियम बनाते समय इनका ध्यान रखोगे। अनुच्छेद 38 में क्या है साथियों? तो अनुच्छेद 38 आपको ध्यान रखना है, इसमें लोक कल्याणकारी राज्य पे बात की गई है। राज्य कैसा होना चाहिए? लोक कल्याणकारी। जे की स्थापना कैसे होगी? तो मैंने बताया न्याय से होगी। कैसे, किस प्रकार के न्याय से? तो 3 प्रकार का न्याय, आर्थिक सबसे पहले सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। कैसे मिलेगा? तो आर्थिक न्याय तो आप सबको पता है आय की असमानता को रोकने से मिलेगा। सामाजिक और राजनीतिक न्याय कैसे मिलेगा? तो अवसर की सुविधा की और अवसर, सुविधा और प्रतिष्ठा की असमानता को रोकोगे, यानी कि इनकी असमानता को रोकोगे तो ये मिलेगा। अनुच्छेद 39 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 39 में आप सबको पता है कि इनको डिटेल में बता दिया गया कि आर्थिक यानी कि आय की असमानता को रोकने के लिए A, B, C, D और E ये बताया गया है। आप सबको पता है A में जीविका के पर्याप्त साधन, तो पर्याप्त साधन। दूसरे में संसाधनों का वितरण इस प्रकार से होना चाहिए कि आय की असमानता नहीं रहे। तीसरी चीज, अगर कोई संकेंद्रित नहीं हो, एक जगह नहीं हो, आय के संसाधन संकेंद्रित नहीं हो, सभी लोगों को मिले। डी में क्या है? समान वेतन मिले सभी को। ई में क्या है? तो स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए श्रमिकों के। और एफ में फिर नई चीज़ जोड़ी है। वो क्या जोड़ी गई है? तो एफ में नई चीज़ जोड़ी गई है, वो ये जोड़ी गई है कि बच्चों के स्वास्थ्य के अवसर उपलब्ध करवाएगा राज्य। ये सब चीज़ें इसमें जोड़ी हुई तो है। 39 को एक को आपसे ये पूछ लेगा कि आय के संकेंद्रण पे रोक, धन व उत्पादन के संसाधनों के संकेंद्रण पे रोक कौन से अनुच्छेद के तहत बात की गई है? अनुच्छेद 38, 39 दोनों होंगे उसमें, तो आपको 39 पे आंसर देना है। आपको पूछ ले कि समान कार्य के लिए समान वेतन की बात कौन से में की गई है? अनुच्छेद 39 में। आपसे पूछ ले कि श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं बच्चों के बलात्श्रम पे रोक कौन से में लगाई गई है? अनुच्छेद 39 में। आपसे पूछे कि बच्चों को स्वास्थ्य वर्धन के लिए अवसर कौन से में दिए जाएंगे? 39 में। पर्याप्त जीविका के साधन 39 में। इंटरेस्टिंग बात बी और सी को लेके भी होगी। अनुच्छेद 40 आपको पता रहना चाहिए साथियों। 40 में पंचायत है। 41 में कुछ दशाएं हैं जिनमें काम, शिक्षा व सहायता, लोक सहायता, ये बात कौन से में? 41 में। 42 में दशाएं कैसी हो काम करने की, इस पे बात की गई है। 43 में मजदूरी ठीक मिले, कुटीर उद्योग, ऐसे याद करना है आपको। एक की पॉइंट पकड़ना है, की पॉइंट के माध्यम से याद हो जाएंगे। 43A में क्या बात की गई है? 43A में बात की गई है किसकी? तो इन जो श्रमिक हैं काम करेंगे, दशाओं में, अच्छी दशाओं में काम करेंगे, कुटीर उद्योग से संबंधित है या मजदूरी जिनको निर्वाह मजदूरी मिल रही है, उनका भी योगदान होगा किसके? उद्योगों के प्रबंधन में। नया जोड़ा गया है उद्योगों का प्रबंधन। 43B में क्या बात की गई है? सहकारी संस्थाओं का संचालन, सहकारी संस्थाएं। 44 में क्या बात की गई है साथियों? तो देखो 4 और 4 समान, सिविल का मतलब होता है नागरिक संहिता, यानी कि कोई हिंदू मुस्लिम इनके लिए अलग से कोई कानून नहीं होगा, सभी के लिए समान कानून होगा। कोई मुस्लिम कानून नहीं, कोई ईसाई कानून नहीं, कोई हिंदू कानून नहीं, सभी के लिए समान कानून। 45 में 6 वर्ष से कम बच्चों को आंगनबाड़ी की जो शिक्षा दी जाती है। 46 में ST SC को हितों का संरक्षण, ST SC 6 वर्ष ST SC। 47 में मैंने बताया था आपको पोषण, जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य, ये चारों चीज याद रखनी है। और मादक पदार्थ, इनको कहाँ दिया गया है? 47 में। 48 में क्या दिया है दोस्तों? तो 48 में आपको ध्यान रखना चाहिए कृषि, पशुपालन, कृषि, पशुपालन और दुधारू पशु, इनको क्या? बलि पर रोक, इनकी नस्लों में सुधार। 48A में पर्यावरण संरक्षण, 48A में पर्यावरण। 49 में क्या? वस्तु, स्थान और संस्मारक, कौन से? राष्ट्रीय महत्व के संस्मारक, इनकी संरक्षण किया जाएगा। 50 में 50-50 पृथक्करण, किसका? न्यायपालिका का और कार्यपालिका का, दोनों के लिए अलग अलग आदमी होंगे। वही आदमी न्याय नहीं करेगा जो काम करता है,
वो क्या न्याय करेगा जो काम करता है? पृथक्करण। न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का। 51 में अंतर्राष्ट्रीय। इस तरह की चीजें मैंने आपको एक एक लिखा दी। इस तरह से की पॉइंट को पकड़िए साथियों, याद हो जाएंगे झट से। कौन से समय में यूज होने चाहिए, कौन से स्थान पर ठीक ढंग से यूज होने चाहिए, इसीलिए इनको स्वतंत्र छोड़ दिया गया। इनके लिए न्यायालय में नहीं जा सकता। सरकार की जब व्यवस्था बनेगी, सरकार से जब काम ठीक ढंग से हो पाएगा, सरकार अपने हिसाब से लागू कर देगी। कैसे लागू किया है? बहुत सारे अधिनियम हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ। 1923 से लेकर अभी तक बने हुए अधिनियम जो विभिन्न चीज़ों को लेकर बनाए गए और इनका क्रियान्वयन किया गया है उनके माध्यम से। बहुत सारी योजनाएं हैं गवर्नमेंट की तरफ से जो लागू की गई हैं इनको लागू करने के लिए। बहुत सारे कार्यक्रम हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से लागू किए गए हैं इनको पूरा करने के लिए, और इन्हीं के माध्यम से गवर्नमेंट या कह दें कि सरकार या फिर कह दें कि राज्य लोगों के कल्याण के लिए काम करता है। इन्हीं के माध्यम से, इन्हीं से सीख लेके, इन्हीं से प्रेरणा लेके नीति निदेशक तत्व यही हैं साथियों। अब इनमें अगले टॉपिक में बात करेंगे कि संशोधन कैसे हुआ, कितने संशोधन हुए हैं अभी तक, और कौन सा अनुच्छेद है जो कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। एक एक पे बात करेंगे। 4 हैं, 42, 44, 86 और 97। कौन कौन सा संविधान संशोधन? 42, 44, 86वां और 97वां। तब तक के लिए आज का थैंक यू साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।